गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आपके। और कल के लेक्चर तक अपन ने क्या कर लिया था, एक बार उसको फटाफट से अपन रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे ना, आगे की बात यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए, मैं ये मान रहा हूँ कि आप मेरे साथ साथ पढ़ाई कर रहे हो। ये मैं मान रहा हूँ कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आप घर जाके 15-20 मिनट निकाल के वापस से पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए। सबसे पहले अपने पढ़ा था सर मीनिंग ऑफ टैक्स क्या होता है। सर टैक्स गवर्नमेंट क्यों लेती है। गवर्नमेंट टैक्स लेती है अपने देश को रन करने के लिए, अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, रेलवेज के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, डिफेंस के लिए। क्या करती है गवर्नमेंट अपन से टैक्स लेती है। तो टैक्स अपना क्या होगा, टैक्स को अपन कंसिडर कर सकते हैं एज ए कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। फिर अपन देखा था सर दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, सेकंड आपका होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, सेकंड होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, तो अपन ने यहाँ पे पढ़ा था क्या होता है डायरेक्ट टैक्स। देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, राहुल अपना क्या सीए बन गया था, उसका 15 लाख का पैकेज लगा, उसने 15 लाख का सैलरी कमाया इस साल में। और जब ये ईयर कंप्लीट हो जाता है उसके अगले ईयर में, मतलब जुलाई 2026 से पहले पहले राहुल क्या करेगा, अपना रिटर्न फाइल करेगा, अपना टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को। तो राहुल ने सैलरी कमाया, राहुल ने ही गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जो बंदा लाइबल है टैक्स पे करने के लिए वही गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे कर रहा है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। फिर अपने बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। सर चिंटू अपना सीए इंटर क्लियर हो गया था, पापा उसके बहुत खुश थे, उन्होंने क्रेडिट कार्ड दिया, बोला कि ये मोबाइल लेके आ जा। चिंटू को 1 लाख का मोबाइल पसंद आया, मोबाइल शॉप ओनर को बोला कि बिल बना के दे दे। उसने तो 1 लाख का मोबाइल प्लस 18,000 रुपये जीएसटी, 1,18,000 उसको बिल पकड़ा दिया चिंटू को। चिंटू ने 1,18,000 रुपये मोबाइल शॉप ओनर को दिए और अपने मोबाइल लेके घर पे आ गया। अब मोबाइल शॉप ओनर क्या करेगा, जब उसका अपना जीएसटी का रिटर्न भरेगा तब 18,000 गवर्नमेंट को एज ए जीएसटी टैक्स पे कर देगा। तो मेरी बात समझना, लाइबल कौन था सर, लाइबल था चिंटू। पर टैक्स किसने पे किया, टैक्स पे किया अपने मोबाइल शॉप ओनर ने गवर्नमेंट को अपना यहाँ पे टैक्स पे किया है। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब जो बंदा लाइबल है वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे नहीं कर रहा है, उसके बिहाफ पे थर्ड पार्टी गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही है। चलिए, उसके बाद अपन ने देखा कि सर गवर्नमेंट के पास पावर कहां से आया टैक्स लेवी करने का। गवर्नमेंट के पास पावर कहां से आया टैक्स लेवी करने का। तो फिर अपन ने देखा कि सर अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अपना संविधान है, उसमें एक आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल 246। देखो जो याद रखना है मैं उसी पे मार्क कर रहा हूं अभी। आर्टिकल 246 दे रखा है, उसमें 7th शेड्यूल है। उसमें 3 लिस्ट दे रखी है, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स लिखे हैं उस पर लॉ बनाने का पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट लिस्ट में जो मैटर लिखे हैं उस पर लॉ बनाने का पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। और जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर लिखे हैं उस पर लॉ बनाने का पावर दोनों गवर्नमेंट के पास होता है। अब जो यूनियन लिस्ट है उसमें एक एंट्री नंबर 82 है, उसमें लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इनकम पे टैक्स लगा सकती है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के बाकी सारी इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, टैक्स लगा सकती है। तो सर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर किसको दिया गया है, वो अपने स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। जो अपना स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 46 में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती है। यहां तक अपन ने ये पढ़ा था। फिर अपन ने पढ़ा था कि भाई इनकम टैक्स अपन लॉ पढ़ने वाले हैं या इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं। तो अपन ने देखा अपन इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं, राइट। तो इनकम टैक्स लॉ के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो अपन ने देखे थे कि इनकम टैक्स एक्ट भी उसी में कवर होता है, एनुअल फाइनेंस एक्ट भी उसी में कवर होता है, इनकम टैक्स के रूल्स भी उसी में कवर होते हैं, सर्कुलर नोटिफिकेशन उसमें कवर होता है, कोर्ट के डिसीजन भी उसी में कवर होते हैं। फिर अपन ने पढ़ा इनकम टैक्स कब कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 1962 में लागू हुआ था और उसमें 298 सेक्शंस है। फिर अपने देखा सेक्शन क्या होता है, सब सेक्शन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, सब क्लोज क्या आता है, वो अपने देखा था। सेक्शन में अपने क्या देखा था, सेक्शन सर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब एक सेक्शन किसी और चीज की बात कर रहा है और दूसरा सेक्शन किसी और चीज की बात कर रहा है, तो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। सब सेक्शन क्या होता है सर, सेक्शन के पार्ट ही होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। मतलब सेक्शन जो एक मान लीजिए सेक्शन 5 है, सब सेक्शन 1 है, जो एक मैटर की बात कर रहा है तो सब सेक्शन 2 उसी से मिलते जुलते मैटर की बात करेगा या फिर उसी की आगे की बात करेगा। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। फिर क्लोज की बात करते हैं, सर ये सेक्शन के ही पार्ट होते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा ना, ये सेक्शन के पार्ट होते हैं बस आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होते। जैसे सेक्शन 2 है उसका सबसेक्शन 1 बात करता है एडवांस टैक्स का डेफिनेशन का, और सेक्शन 2 क्लोज 1 है वो बात करता है एडवांस टैक्स के डेफिनेशन का। सेक्शन 2 क्लोज 1A बात करता है एग्रीकल्चर इनकम के डेफिनेशन का। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं। चलिए, फिर अपन ने देखा सर प्रोविजो क्या होता है, एक्सप्लेनेशन क्या होता है। प्रोविजो का मतलब होता है इनकम टैक्स में एक्ट में कोई प्रोविजन दे रखा है, अगर अपन को उसका एक्सेप्शन देना है तो वहां पे अपन प्रोविजो डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा था कि जो अपना सेक्शन जीजीबी और जीजीसी है उसमें आपको अगर पॉलिटिकल पार्टी को आप क्या करते हो, कंट्रीब्यूशन करते हो, तो आपको वहां पे डिडक्शन मिल जाता है।
बट यहाँ पे एक प्रोविजो डाल दिया कि डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आपने कंट्रीब्यूशन केस में कर दिया तो। देखो अगर ये गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपका जितना भी इनकम है उसमें से जितना आपने पॉलिटिकल पार्टी को दिया है पैसा उतना इनकम में से कम कर दो, बाकी बचे वाले इनकम में हमको टैक्स पे करना है। बट गवर्नमेंट ने कहा अगर आपने वो पैसा केस में पे कर दिया तो हम एक भी रुपया आपको लेस करने नहीं देंगे, हम आपके पूरी इनकम पे आपसे टैक्स लेने वाले हैं। तो यहाँ पे अपने एग्जाम्पल लिया था कि अपना मान लीजिए एग्जाम्पल 10 लाख का अपना इनकम था, 2 लाख अपने क्या किया पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट कर दिया, तो अपन को यहाँ पे 2 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा, अपन को सिर्फ 8 लाख पे यहाँ पे टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। बट गवर्नमेंट ने कहा अगर आपने 2 लाख रुपए केस में पे कर दिए पॉलिटिकल पार्टी को तो आपको पूरे 10 लाख पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा, हम आपको यहाँ पे 2 लाख का छूट नहीं देंगे। तो इसको बोलते हैं प्रोविजो। ये एक्सेप्शन हो गया क्योंकि आपके सेक्शन में क्या लिखा था कि अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, तो प्रोविजो में लिख दिया कि इसका एक्सेप्शन ये रहेगा अगर आपने केस में पेमेंट कर दिया तो हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। फिर एक्सप्लेनेशन आता है। एक्सप्लेनेशन बोलती है कि भाई अगर आपके जो प्रोविजन दे रखा है एक्ट में तो उसको और क्लेरिफाई करने के लिए, उसको और समझाने के लिए हम एक्सप्लेनेशन आपके लिए इशू करते हैं, उसके सेक्शन के नीचे ही अपने ये दे रखे होते हैं। देखो जैसे 80GGB 80GGC में क्या लिखा है, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को आप कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको डिडक्शन मिल जाता है। और पॉलिटिकल पार्टी का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी वो वाली जो रजिस्टर्ड है अंडर कौन से एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में। तो इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन आया, उन्होंने और क्लेरिफाई किया कि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब वही पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड है, मतलब अगर आपने अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को अगर आपने कंट्रीब्यूशन दिया तो हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे यहाँ पे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। फिर अपने देखा एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है। एनुअल फाइनेंस एक्ट का मतलब होता है कि जिस पूरे साल में आपको जो अमेंडमेंट्स लाने हैं, जो आपको चेंजेस लाने हैं एक्ट में, तो अपन बजट सेशन में अपने जो मैडम है निर्मला मैडम है वो क्या करती है ना, एक बजट बना के लेके आती है कि भाई हमको ये चेंजेस करने हैं, ये हमको नए प्रोविजन डालने हैं और ये पुराने प्रोविजन में हमको चेंजेस करने रहेंगे। तो वो बिल आता है पार्लियामेंट में, फिर वो पास होता है, फिर वो एक्ट बनता है, तो इसको बोलते हैं फाइनेंस एक्ट। मतलब हर साल आपका जो भी चेंजेस है इस एक्ट में आ जाता है। फिर अपन देखा इनकम टैक्स के रूल्स, ये इनकम टैक्स एक्ट को सपोर्ट करता है। मान लीजिए कुछ कैलकुलेशंस वगैरह तो वो रूल्स में लिखी होती है, ये क्या करता है ना, रूल्स क्या करते हैं इनकम टैक्स एक्ट को सपोर्ट करते हैं। फिर अपन देखा सर सर्कुलर क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या होता है। सर्कुलर क्या होता है ना, सर्कुलर का मतलब होता है कि डिपार्टमेंट इशू करता है कि भाई किसी प्रोविजन पे मतभेद आ रहे हैं, मतलब किसके बीच में, जो एसएससी है यानी कि अपन बंदे जो रिटर्न भर रहे हैं अपना वो, और डिपार्टमेंट के बीच में मतभेद आ रहे हैं, तो सीबीडीटी क्या करती है एक सर्कुलर इशू कर देती है कि इसका मतलब आपको ये लेना चाहिए। अब एसएससी की तो मर्जी है, मतलब अपन जो रिटर्न भर रहे हैं उनकी तो मर्जी है, अगर चाहे तो ले, अदरवाइज अपन उसको अपना जो अपना व्यू है वही मान के अपन उस पर केस कर सकते हैं। बट डिपार्टमेंट को वो मतलब लेना ही पड़ेगा जो सीबीडीटी ने उनके लिए इशू किया है। मतलब सर्कुलर्स डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होते हैं, एसएससी पे बाइंडिंग नहीं होते हैं। नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन दोनों पे बाइंडिंग होते हैं। कोई नया एक्ट लाना है, सॉरी नया एक्ट नहीं, नया प्रोविजन लेके आना है, किसी पुराने प्रोविजन में आपको चेंज करना है तो नोटिफिकेशन के थ्रू आप कर सकते हो साल के बीच में। अगर बजट सेशन में करना तो आप एनुअल फाइनेंस एक्ट में ही डाल दोगे, अगर उसके बाद कुछ चेंज करना रहा तो आप नोटिफिकेशन वहां पे इशू कर सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। और अब बता देता हूँ आपको एसएससी क्या होता है। देखो पर्सन तो मैं आपको बता चुका हूँ, सारे पर्सन है, अगर आपकी कोई दुकान है वो भी पर्सन है, अगर आपकी कंपनी है, फर्म है, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, अपन, गाय भैंस, सब पर्सन है, ठीक है। अब एसएससी कौन होगा, एसएससी वही होगा जो आपके इनकम टैक्स एक्ट में लाइबल है, चाहे तो रिटर्न भरने के लिए, चाहे टैक्स पे करने के लिए, चाहे किसी अदर प्रोसीडिंग्स के लिए, या उस पर कोई नोटिस इशू हो गया है, कुछ भी होगा उसको रिप्लाई देना है, उस वो भी क्या माना जाएगा, उसका एसएससी मान लिया जाएगा, ठीक है। तो सब पर्सन है, बट एसएससी वही होगा जो इनकम टैक्स एक्ट में लाइबल होगा किसी भी काम के लिए। देखो पर्सन का डेफिनेशन दे रखा है सेक्शन 2 सेक्शन 31 of the Income Tax Act. The person includes an individual, HUF, company, firm, association of person, body of individual, local authority, any artificial juridical person not falling within any of the above category. अगर इन कैटेगरीज में नहीं आया तो वो भी क्या बन जाएगा, पर्सन बन जाएगा। अब मेरी बात समझना, फिर मैं बता रहा हूँ एसएससी कौन होता है। एसएससी का मतलब होता है जो बंदा लाइबल है। एसएससी का मतलब क्या होता है, एसएससी मीन्स ए पर्सन by whom any tax or any other sum of money is payable under this act। देखो ये भारी लैंग्वेज है, आपको समझ में नहीं आ रही होगी, आपको बस इतना समझना है कि जो बंदा इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, लाइबल टू पे टैक्स, या फिर उसके खिलाफ कोई नोटिस इशू हो रखा है इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से, उसको जवाब देने के लिए वो लाइबल है तो भी वो एसएससी बन जाएगा। या फिर कोई अदर लीगल प्रोसीडिंग्स है उसके ऊपर तो भी वो इनकम टैक्स एक्ट में, अगर उसका अदर प्रोसीडिंग्स है तो भी वो इनकम टैक्स का क्या बन जाएगा, एसएससी बन जाएगा। या फिर अगर एसएससी इन डिफॉल्ट है तो भी वो क्या बन जाएगा, एसएससी बन जाएगा। सर एसएससी इन डिफॉल्ट कौन होता है, एसएससी इन डिफॉल्ट वो होता है जिसको डिपार्टमेंट ने बोला है इस पे भाई टैक्स पे कर, वो टैक्स पे ही नहीं कर रहा है तो डिपार्टमेंट उसको एसएससी इन डिफॉल्ट घोषित कर देता है कि भाई ये डिफॉल्ट बंदा है, तो वो भी क्या बन जाएगा, एसएससी बन जाएगा, ठीक है। आप किसी भी तरीके से अगर इनकम टैक्स एक्ट में लाइबल हो
तो आप एसएससी, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में क्या सर एसएससी का डेफिनेशन आता है क्या डायरेक्टली? नहीं आता। क्या सर पर्सन का डेफिनेशन? नहीं आता। एग्जाम में आपके कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आएंगे, आपको बोला जाएगा कि भाई ये वाला प्रोविजन, ये वाला केस है, इसके आप टैक्स लगाओ या हमको सजेस्ट करो कि क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। पर आपका डेफिनेशन वगैरह वहां पे डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आता है। बस आपको पता होना चाहिए कि एसएससी क्या होता है और आपका पर्सन क्या होता है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। चलिए फिर अपन ने पढ़ा प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर वो वाला साल होता है जिस साल में अपन इनकम को एक्चुअली अर्न करते हैं। असेसमेंट ईयर कौन सा वाला साल होता है, जिस साल में उस जो इनकम अपने कमाया है प्रीवियस ईयर में उस पर अपन टैक्स पे करते हैं, अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं, वो होता है अपना असेसमेंट ईयर। फिर अपने एग्जाम्पल लिए थे, एग्जाम्पल एक बार देख लेना, आपका काम बन जाएगा। फिर अपन ने देखा था कि भाई एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन क्या है, मतलब प्रीवियस इनकम जो प्रीवियस ईयर की आपकी इनकम है उस पर आपको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे करना पड़ेगा। वो कौन कौन से वाले केस है? पहला, अगर कोई नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस है तो उसको इंडिया से शिप ले जाने से पहले अपना सारा टैक्स पे करना पड़ेगा। या फिर कोई बंदा इंडिया छोड़ के जा रहा है, पर्सन लिविंग इंडिया है, तो भाई छोड़ के जाने से पहले अपना टैक्स पे कर दे, इस साल का तू, तेरे लिए हम अगले साल का वेट नहीं करेंगे। एओपी बीवाई आरटीपी जुरिडिकल पर्सन है जो एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए फॉर्म हुई है, वो इवेंट कंप्लीट हो चुका है, तो आप अभी अपना टैक्स पे कर दो, हम आपके लिए अगले साल का वेट नहीं करेंगे। या फिर कोई बंदा लग रहा है अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा ओनली टैक्स को अवॉइड करने के लिए, तो भाई अगले साल तक पता नहीं तो कौन सी रणनीति बना के लेके आ जाएगा, तो ये काम कर अभी अपना सारा टैक्स पे कर दे। या फिर आपका बिजनेस ही बंद हो गया, अगर बिजनेस बंद हो गया, जितना आपने कमाना था, जितना आपने करना था आपने कर चुके हो, तो आप इसी साल में अपना रिटर्न फाइल कर दो और इस साल में अपना टैक्स पे कर दो। चलिए फिर अपने एक टर्म देखनी है अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम। देखो एग्जाम में इसका डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, पर मैं आपको एक एक ब्रीफ में अपन सेक्शन को पढ़ेंगे कि क्या होता है। मैं सर ये क्यों बोलता हूँ कि सर एग्जाम में इसका डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, इसीलिए कर रहा हूँ कि बच्चे उस चीज पे ज्यादा फोकस करें जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इनके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वो अपन पूरा यहाँ पे क्लास में देखेंगे। भाई आपको ये अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, इस पे क्या टैक्स रेट रहता है, ये होती क्या चीज है, ये सब अपन यहाँ पे जानने वाले हैं। बट ये मेरे बोलने का पर्पज इतना ही रहता है कि भाई कि जो एग्जाम में मेन पॉइंट्स हैं जहाँ पे क्वेश्चन सीधा आता ही है, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई इन पॉइंट्स में मेरे को ज्यादा फोकस करना रहेगा। बाकी अपन मैं आपको चार्ट बुक देने ही वाला हूँ, उसमें जो जो प्रोविजन एग्जाम के लिए रिलेवेंट है चार्ट बुक में सिर्फ आपको वही प्रोविजन वहां पे दिखने वाले हैं। चलिए अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, अब मेरी बात समझना। अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या होता है, अब मेरी बात समझना। सॉरी 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 सॉरी, किस लिए सॉरी बोल रहे हो सर? कि अपन को रेड से डालना था ना हेडिंग, अपन को रेड पेन से हेडिंग डालना था। अब देखो, अब मैं बताता हूँ अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है। एकदम पेन कॉपी सब अपना रख दीजिए, अब बस मेरी बातों को सुनना और जो मैं बता रहा हूँ वो आप समझते जाना, ठीक है। अब मेरी बात समझना, ये कौन है सर? क्या मजा कर रहे हो, ये तो अपना चिंटू है। बिल्कुल ये अपना चिंटू है, ठीक है। चिंटू क्या, बहुत पैसा है चिंटू के पास, मतलब अपार शक्ति है उसके पास, ठीक है। यहाँ डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के लोग हैं, ठीक है। इन तीनों को आ रखा गुस्सा, क्यों? क्योंकि इनको पता लग गया है कि चिंटू के पास कुछ ना कुछ ऐसा धन है, तो हमें चिंटू के घर पर रेड मारनी चाहिए, चिंटू का असेसमेंट करना चाहिए, चिंटू से डॉक्यूमेंट्स मंगाने चाहिए उसके, और चेक करने चाहिए सारे कि भाई उसने पैसा आया कहाँ से उसके पास। तो डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं ना, चिंटू के घर पे या तो रेड मारेंगे या फिर चिंटू को बोलेंगे अपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपने सारे रिकॉर्ड्स, बैंक स्टेटमेंट्स लेके डिपार्टमेंट आ जाओ, वो असेसमेंट करेंगे उसका, ठीक है। वो क्या करेंगे, इसका असेसमेंट करेंगे। सर असेसमेंट क्या होता है? जांच पड़ताल करेंगे इसके सारे चीज़ों की, ठीक है। वहां पे क्या है ना, इनको क्या मिला ना, जो चिंटू का ऐसा बैलेंस शीट बना हुआ था, ऐसे एक बैलेंस शीट बना हुआ था, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या था ना, यहाँ पे एक दिख रहा था लोन, यहाँ पे लोन दिख रहा था जो कि चिंटू के एक खास दोस्त ने दिया है, ठीक है। फ्रेंड ने लोन दिया है उसको, वो है 8 लाख रुपए, ठीक है। और ये लोन पिछले 10 सालों से चला आ रहा है, ना चिंटू इस पे ना इंटरेस्ट पे कर रहा है, ना लोन का रिपेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये डिपार्टमेंट वालों ने पूछा भाई ये लोन जो आपने बुक्स में खड़ा कर रखा है इसका हमें प्रूफ दिखाओ।
कि ये लोन ही है या एक्चुअल में आपकी इनकम है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप कहीं से लोन लेते हो तो उस लोन पे आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता क्योंकि आपने लोन लिया है। अगर आपकी इनकम हुई तो आपको इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक साल में क्या हुआ था, चिंटू के बहुत पहले की बात है, जब चिंटू को 20 लाख का, सॉरी 20 का नहीं, कम करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा कम करते हैं, चिंटू को क्या हुआ ना 10 लाख का इनकम हो गया था। अब चिंटू बोले कि भाई 10 लाख का इनकम तो मेरे को हो रहा है, अगर मैंने 10 लाख का इनकम दिखा दिया तो क्या होगा ना, 10 लाख की इनकम पे मेरा टैक्स लग जाएगा। और जो इनकम हुई थी उसमें से दोस्त, उसको इनकम हुई थी 8 लाख रुपए की, जो दोस्त से उसको 8 लाख रुपए लेने थे, तो दोस्त ने क्या किया, ले भाई तेरे 8 लाख रुपए इनकम के, दोस्त ने इसको पकड़ाया। तो चिंटू ने सोचा कि एक काम करता हूँ ना, देखो 10 लाख की इनकम है, उसमें से 8 लाख तो दोस्त के हैं, जो इनकम हुई है मेरे को 2 लाख मैंने बाहर से कमाए हैं, तो जो बाहर से कमाए हैं वो तो मैं क्या दिखा देता हूँ, अपनी इनकम दिखा देता हूँ। और जो 8 लाख रुपए है ना, जो मेरे दोस्त से मैंने कमाए हैं, उसको मैं लोन दिखा देता हूँ कि मेरे दोस्त ने मेरे को लोन दिया है। क्या किया है, मेरे दोस्त ने मेरे को लोन दिया है। तो पता है अगर लोन लिया है तो मेरे को उस पर टैक्स पे करने का जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे लोन का अमाउंट है, ये मेरा इनकम तो है नहीं डिपार्टमेंट की नजर में। तो उसने 8 लाख का लोन दिखा दिया, ओनली 2 लाख पे अपना टैक्स पे कर दिया अगर बनता हो तो। ठीक है, अब डिपार्टमेंट आई कि भाई ये बताओ 8 लाख का प्रूफ हमको दिखाओ, ना आप इस पे ब्याज पे कर रहे हो, ना आप दोस्त को वापस पैसा लौटा रहे हो, क्या बात है। तो उन्होंने डिपार्टमेंट से दोस्त से कंफर्मेशन किया, इधर से जांच पड़ताल की, तो उनको पता लगा कि भाई 8 लाख इसका इनकम ही है, ये इसका कोई भी लोन वगैरह नहीं है। तो डिपार्टमेंट ने कहा भैया आपने हमसे धोखाधड़ी कर दी। ठीक है, तो अब ये 8 लाख रुपए ये कौन सी इनकम मानी जाएगी, ये आपकी होगी अनडिस्क्लोज इनकम, मतलब आपने पहले डिस्क्लोज नहीं करी, ये होगी आपकी अनडिस्क्लोज इनकम। ठीक है, समझ गए। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। डिपार्टमेंट चिंटू के घर पे आया, उन्होंने चिंटू का घर देखा, इधर उधर से ऐसे दीवारें बजा बजा के चेक करी कि भाई कहीं अंदर ऐसा तो नहीं दीवार अंदर से खाली है, अंदर सोना भरा हो। तो फिर क्या हुआ ना, एक बार उसको मिल ही गया डिपार्टमेंट वाले को, क्या मिला, उन्होंने छत पे ऐसा ऐसा किया, वो छत से फटाफट से सोना गिर गया। डिपार्टमेंट ने कहा भाई ये सोने पे आपने कभी बताया नहीं हमको, आपके पास सोना भी है, आपने ये सोना खरीदने के लिए पैसा कहाँ से लेके आए, आपने कभी टैक्स भी नहीं पे किया उस पैसे पे। डिपार्टमेंट चिंटू जी का माफ कर दो सर, माफ कर दो मेरे को, जो ये गोल्ड मिला ना डिपार्टमेंट को, जो डिपार्टमेंट को गोल्ड मिला है, ये भी क्या होगा ना, ये भी आपका रहेगा अनडिस्क्लोज इनकम, क्योंकि ये भी आपने पहले डिस्क्लोज नहीं करी थी। ठीक है, अब क्या हुआ ना, डिपार्टमेंट ने और बुक्स चेक करना शुरू किया चिंटू का। बुक्स में क्या मिला ना, एक प्लॉट मिल गया, कहाँ पे, मुंबई में। मुंबई में एक प्लॉट है चिंटू का, जो मुंबई में प्लॉट है, तो चिंटू ने क्या किया ना, उसको बुक्स में कैसे दिखाया, देखो यहाँ पे प्लॉट एट मुंबई, और उसको दिखा रखा है यहाँ पे 1 लाख रुपए में। मुंबई में एक प्लॉट की कीमत कम से कम होगी 10 से 12 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 12 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने सिर्फ 1 लाख में दिखा रखी है। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई एक बात बताओ ना, 1 लाख में प्लॉट कहाँ मिल रहा है, हमको भी पता, हम भी लेके आते हैं। तो आपने अपने इन्वेस्टमेंट को अंडर डिस्क्लोज शो किया है। अंडर डिस्क्लोज शो किया मतलब आपने जब प्रॉपर्टी परचेज करी होगी तो आपने बहुत ज्यादा पैसे उसको दिए होंगे, बराबर है। मान लीजिए प्लॉट आपने अगर 2 करोड़ में भी परचेज किया है, तो आपने 1 करोड़ 99 लाख आपने ब्लैक में पैसे दिया होगा, आपने सिर्फ 1 लाख अपने 1 नंबर के पैसे से दिया है, जो आपने बुक्स में दिखा दिया। तो आपने बहुत ज्यादा अंडर डिस्क्लोज कर दिया इस प्रॉपर्टी को। तो हम इसका क्या करेंगे, जो आपका एसडीवी या जो भी डिपार्टमेंट अपना वैल्यूएशन लेता है उसके अकॉर्डिंग वो इनकम निकालेगा। आपने इतना अंडर डिस्क्लोज किया है, तो आपने ऐसा क्यों किया, ऐसे सवाल पूछेगी डिपार्टमेंट से। अपना चिट्टू जवाब ही नहीं दे पा रहा है, या फिर जवाब दे रहा है में कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है डिपार्टमेंट को भी क्या जवाब मिल रहा है मेरे को ऐसा। तो ये जो 1 लाख रुपए है, जो 1 लाख है वो तो आपका वैल्यूएशन रहेगा उस प्रॉपर्टी का। अब जो डिफरेंस अमाउंट होगा ना, वो क्या माना जाएगा, आपका अंडर डिस्क्लोज इनकम माना जाएगा। डिफरेंस अमाउंट आएगा वो क्या होगा, अनडिस्क्लोज इनकम माना जाएगा। जो आपका अंडर डिस्क्लोज है इनकम अमाउंट, वो आपका अनडिस्क्लोज इनकम यहाँ पे मान लिया जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया, आपको यहाँ तक समझ में आया। या फिर चिंटू के घर से कुछ केस मिल गया और चिंटू उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, वो भी आपका उसका क्या मान जाएगा, अनडिस्क्लोज इनकम उसका माना जाने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब क्या हुआ ना, मेरी बात सुनो। तो यहाँ पे अपना क्या हुआ ना, एक तो सोना मिल गया, ये भी अनडिस्क्लोज था। आपका लोन का अमाउंट जो फिर इनकम प्रूफ हो गया, तो ये भी अनडिस्क्लोज हो गया। इसका डिफरेंस है वो भी अनडिस्क्लोज हो गया। अभी क्या हुआ ना, डिपार्टमेंट को केस भी मिल गया कहीं से
डिपार्टमेंट को उनके घर से क्या मिल गया, केस मिल गया, तो वो भी क्या होगा ना, वो भी उसका अनडिस्क्लोज इनकम माना जाएगा। जो पहले केस कहीं दिखाई नहीं, ऐसे दीवार फोड़ी, बहुत सारा केस था अंदर, तो वो भी उसका अनडिस्क्लोज इनकम यहाँ पे बन जाएगा। अब मेरी बात समझना, डिपार्टमेंट ने फिर बैलेंस शीट से आगे P&L पे स्टार्ट किया चेक करना। डिपार्टमेंट ने क्या किया, अभी अभी उनका P&L चेक करना शुरू किया कि भी आपने P&L भी बना रखा है। तो पता है P&L में यहाँ पे अपन ओपनिंग स्टॉक डालते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक डालते हैं, यहाँ पे बाई सेल्स डालते हैं, यहाँ पे अपन 2 परचेज डालते हैं, यहाँ पे 2 अपन GP डालते हैं, तो फिर GP अपना इधर ट्रांसफर हो जाता है, फिर यहाँ पे अपन खर्चे डालते हैं। ठीक है, ऐसा अपना P&L अकाउंट बनता है। अब मेरी बात समझना, उसने क्या किया था ना, P&L में 2 सैलरी एक्सपेंस डाला हुआ था, वो था उसका 5 लाख रुपए। ठीक है, डिपार्टमेंट ने कहा ये सैलरी किसको दिया आप, उसने कहा मेरी वाइफ को, मेरी वाइफ बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, डिपार्टमेंट ने पूछा क्वालिफिकेशन क्या है आपकी वाइफ की, क्या क्वालिफिकेशन आपकी वाइफ की, कुछ नहीं, कुछ नहीं क्वालिफिकेशन है, मतलब उसने ना कुछ पढ़ाई कर रखी है ना उसके पास कुछ डिग्री है, आपने उसको 5 लाख रुपए सैलरी दे रहे हो उसको आप, बिल्कुल। तो अब उसको पूछा कि भाई इसका बेस क्या है, वो कुछ एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पा रहा है। उसको तो क्या था, प्रॉफिट कम करना था, अपना टैक्स बचाना था, इसलिए उसने 5 लाख का खर्चा डाल दिया। अब उससे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, वो कुछ बता ही नहीं पा रहा है, तो इसको क्या मानेंगे ना, इसको भी उसका अनडिस्क्लोज इनकम मान लेंगे, इसका भी टैक्स लगा देंगे। क्यों सर अनडिस्क्लोज इनकम कैसे, क्योंकि इसने क्या किया ना, खर्चा दिखा, अपने प्रॉफिट को कम किया है, अब गवर्नमेंट उसके प्रॉफिट को बढ़ा देगी, और वो जो प्रॉफिट बढ़ेगा वो आपका होगा अनडिस्क्लोज इनकम। सर मैं ये अनडिस्क्लोज इनकम क्यों बोल रहा हूँ, इनकम ही बोल रहा हूँ ना डायरेक्टली। देखो इनकम पे टैक्स तो नॉर्मल प्रोविजन से लगता है, पर अगर अनडिस्क्लोज इनकम हो उस पर 60% रेट से आपका टैक्स लगता है, उस पर आपका 60% रेट से उस पर टैक्स लगता है। अब मेरी बात समझना, अब क्या करेंगे, हम इसको एक बार बुक से पढ़ते हैं। देखो अगर आपको करना है तो एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और एकदम अच्छे से नोट डाउन करना, ठीक है, अपने हिसाब से अच्छे से बुक में कुछ चित्र वगैरह बनाना, कुछ लिखना भी आपको जैसा लग रहा है, तो ऐसा करके आप क्या करोगे, इसको अच्छे से नोट डाउन करने वाले हो। फटाफट से आप नोट डाउन करिए, मैं आपको 3 4 5 मिनट का टाइम देता हूँ, चलिए। इसको अपनी लैंग्वेज में अच्छे से लिखना है ना, इसको आप लिखोगे अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड मनी, ठीक है, कैश क्रेडिट, इसको आप लिखोगे
अंडर डिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या है ना, अभी नामकरण मैं आपको करवाऊंगा, अब थोड़ी थोड़ी जगह रख देना यहाँ पे। जैसे अपन सेक्शन पढ़ेंगे ना, बोलूंगा इस सेक्शन का यहाँ पे नामकरण कर दो, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका नामकरण कर दो। बस आपको एक कहानी समझ में आनी चाहिए। ये आने के बाद आपको प्रोविजन आराम से समझ में आ जाएंगे। चलिए एक बार इसको बुक से पढ़ लेते हैं, एक बार इसको बुक से अपन पढ़ लेते हैं। चलिए देखो क्या लिखा है, अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम। अब देखो पहली लाइन ये सब के लिए कॉमन है, ठीक है, ये सब सेक्शंस के लिए कॉमन है। अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हो या फिर आपका एक्सप्लेनेशन क्या सेटिस्फैक्टरी नहीं है इन द ओपिनियन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, अब अपन पॉइंट्स पढ़ेंगे सब, ठीक है, ये अलग अलग सेक्शंस हैं सारे। हाँ तो किसके रिगार्डिंग आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो, तो देखो कोई अमाउंट आपका क्रेडिट है आपके बुक्स में एज अ लोन, जो आपने पढ़ा था ना चिंटू के दोस्त से उसको 8 लाख रुपए मिला था, उसने लोन दिखा दिया उसका, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है। तो अपने चिंटू को दोस्त से 8 लाख रुपए आना था, उसने क्या किया, उसको एज ए लोन दिखा दिया, 8 लाख रुपए इनकम आया, उसको उसने लोन दिखा दिया कि टैक्स ना पे करना पड़े, ऐसा कुछ उसको बुक्स में मिल गया हो, इसके बारे में वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है। या एनी सम क्रेडिटेड एज ए शेयर कैपिटल मनी, शेयर कैपिटल मनी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी एक्सेप्ट रिकॉर्डेड इन द नेम ऑफ वेंचर कैपिटल फंड और कंपनी। अब मेरी बात सुनना, ये वाला पॉइंट क्या है, ठीक है, इतना एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपने 12th में अकाउंट्स में पढ़ा होगा ना, शेयर कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ा होगा, आपने हमने एंट्रियां मारी होगी, तो वहां से क्या हुआ ना, क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है, क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है। तो सर इसको बोल सकते हैं अपन प्राइवेट कंपनी, इसको अपन बोलते हैं प्राइवेट कंपनी, या फिर ऐसी पब्लिक कंपनी जो अभी तक लिस्ट नहीं हुई है, जो अभी तक क्या नहीं हुई है, लिस्ट नहीं हुई है। तो क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है ऐसी प्राइवेट कंपनी या फिर ऐसी पब्लिक कंपनी जिसमें पब्लिक ने क्या नहीं कर रखा है, शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर रखा है, यानी कि अनलिस्टेड बोल सकते हैं इसको, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। और प्राइवेट कंपनी तो हमेशा अनलिस्टेड ही होती है। तो अगर मान लिया ऐसा कोई पैसा आ रखा है शेयर कैपिटल से और आप बता नहीं पा रहे हो कि शेयर किसने परचेज करे, शेयर कैपिटल का पैसा कहाँ से आया, तो ये सारा का सारा अमाउंट क्या बन जाएगा, आपका इनकम बन जाएगा, उस पर आपका टैक्स लग जाए एट द रेट ऑफ 60%, ये आपका अनडिस्क्लोज इनकम बन जाएगा यहाँ पे। या फिर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट मिल गया आपके पास जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं करा अभी तक बुक्स में, तो वो भी आपका क्या बन जाएगा, इनकम बन जाएगा यहाँ पे। या फिर एनी कोई मनी मिल गया या फिर वो गोल्ड मिल गया ना वहाँ पे, ऐसा कुछ गोल्ड ज्वेलरी वगैरह मिल गया आपके पास और जो आपने उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखा है, तो वो भी आपका इनकम यहाँ पे बन जाएगा। या फिर अपने यहाँ देखा था ना, चिंटू ने वो अपना मुंबई का प्लॉट था उसने अंडर डिस्क्लोज कर दिया था, आपने कम अमाउंट पे क्या किया, इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर दिया, तो जो आपका डिफरेंस अमाउंट है वो भी आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे इनकम बन जाएगा। या फिर आपको एक्सपेंडिचर था जो अपने चिंटू ने अपने क्या वाइफ को सैलरी दिया था, उसके बारे में आप कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो, तो वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे इनकम बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, पर आपको बस ये कहानी याद होनी चाहिए चिंटू वाली, और आपका सारा काम यहाँ पे बन जाएगा। देखो पहले अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको छोड़ भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या हुंडी चलती थी, हुंडी, या किसी को पैसा चाहिए तो क्या करता ना, एक हुंडी लिख के दे देता कि मेरे को इससे यहाँ से पैसा मिल गया है, इस आदमी को मेरे को यहाँ इस तारीख तक मेरे को इतना पैसा इसको देना रहेगा। तो ऐसी एक हुंडी बनती थी। जैसे देखो ये बॉम्बे वाला हुंडी बना हुआ है, एक 2500 रुपये का हुंडी बना हुआ है, इसमें वो लिख के देता है कि 86 डेज आफ्टर, मतलब आज से 86 दिन के बाद में मेरे को इस सेठ को, जिसका नाम है ये मांगूमल भगवान दास को, मेरे को 2500 रुपए देने हैं, मैं 2500 रुपए देने का इसको प्रॉमिस करता हूं। ये हुंडी क्या करती है, आपको एक तरीके से ऑर्डर देती थी कि आपको उसको 2500 रुपए पे करना ही है, और ये लीगल होता था। तो यहाँ पे अभी प्रोविजन लिखा है, अगर आप हुंडी का जो पेमेंट है, जो आप हुंडी का रिपेमेंट करोगे, अगर वो आप केस में कर देते हो तो वो सारा का सारा आपका अनडिस्क्लोज इनकम बन जाएगा। आपको हुंडी का रिपेमेंट जो भी आप करते हो तो किससे करना पड़ेगा, आपको अकाउंट पे चेक से आपको करना पड़ेगा, अकाउंट पे चेक से आप उसका पेमेंट करना रहेगा, तभी वो वैलिड माना जाएगा।
ये प्रोविजन बहुत पुराना है, अगर आप चाहो तो उसको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये एग्जाम में नहीं टेस्ट किया जाता है। पर आपको इतना ध्यान रखना, हुंडी का अगर आप रीपेमेंट करते हो तो आपको किससे करना पड़ेगा, अकाउंट पे चेक से उसका रीपेमेंट करना रहेगा। चलिए नेक्स्ट, अब सबसे अच्छा वाला टॉपिक अब स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है रेट ऑफ टैक्स। इसका नाम क्या है, रेट ऑफ टैक्स। एक बार आप क्या करोगे ना, फटाफट से आप ये अनडिस्क्लोज इनकम को एक बार पढ़ लोगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, रेट ऑफ टैक्स वाले टॉपिक की यहाँ पे बात करने वाले हैं। फटाफट से इन 5 मिनट को एक बार पढ़ लो आप, उसके बाद अपन आगे की बात यहाँ पे करते हैं। चलिए रीड किया आपने, तो अपन स्टार्ट करते हैं रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स अपन स्टार्ट करते हैं। अब आपको एकदम मस्त पेन से हेडिंग डालनी है, रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। ये वाली चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। सर ये रेट ऑफ टैक्स क्या है, रेट ऑफ टैक्स का मतलब है कि किस बंदे की कितनी इनकम है, उस पर कितना टैक्स लगेगा, कितनी कितनी इनकम पे टैक्स लगता है, कितनी कितनी इनकम गवर्नमेंट ने छोड़ रखी है, इस पर हम टैक्स नहीं लेंगे, तो वही आता है आपका रेट ऑफ टैक्स। इसको बोलते हैं आपका रेट ऑफ टैक्स। अब रेट ऑफ टैक्स में क्या है ना, अब देखो सब में अलग अलग टैक्स लगता है। जैसे अगर कोई कंपनी है तो उस पर अलग रेट से टैक्स लगेगा, कोई फर्म है तो उस पर अलग रेट से टैक्स लगेगा, कोई अगर इंडिविजुअल बंदा है जैसे आप और मैं अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो आपका अलग रेट से टैक्स लगेगा। तो ये सब आपका अलग अलग रेट से यहाँ पर टैक्स दे रखा है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे टैक्स का रेट, किसकी बात करेंगे सर, इंडिविजुअल, जो आप हो, मैं हूँ, या अपने पापा रिटर्न भरते हैं, जिनका क्या कहते हैं कंपनी वगैरह नहीं है, ठीक है। फिर आता है HUF, जो आपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पढ़ा होगा 11th-12th में, उसका टैक्स रेट। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। देखो इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में आपका टैक्स का रेट क्या रहने वाला है, वहां पे अपन सीखने वाले हैं, ठीक है। वहां पे अपन यहाँ का इसका पॉइंट यहाँ पे सीखने वाले हैं। चलिए इनके बारे में अपन यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। सर सबसे पहला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है सर, सर आपने बताया रेट ऑफ टैक्स क्या होता है, क्या होता है, रेट ऑफ टैक्स होता है सर किस बंदे पे कितना टैक्स लगेगा, ये होता है आपको रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। सर मैं इंडिविजुअल हूँ, क्या मेरे लिए वही रेट ऑफ टैक्स लगेगा, बिल्कुल। जो आप गवर्नमेंट ने आपको दे रखा है कि ये वाला आपका स्लैब रेट रहने वाला है, इसको अपन बोलते हैं स्लैब रेट।
इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन स्लैब रेट। इसको स्लैब क्यों बोलते हैं, ये जब मैं आपको रेट ऑफ टैक्स बताऊंगा तो आपको अपने आप से पता लग जाएगा। एचयूएफ अगर आप हो तो आपके लिए भी स्लैब रेट लगेगा, अगर आप एओपी हो तो आपके लिए स्लैब रेट लगेगा, अगर आप बीओआई हो तो आपके लिए स्लैब रेट लगेगा, और अगर आप आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन हो तो भी आपके इसमें स्लैब रेट यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, स्लैब रेट क्या होता है। गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर 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 आपका एज अप टू 60 ईयर्स तक है, अगर आपका एज कितना है, अप टू 60 ईयर्स तक है, मतलब आप 60 साल से कम हो, 60 साल से क्या हो, आप छोटे हो। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि आप रेजिडेंट हो या आप क्या हो, नॉन रेजिडेंट हो। सर ये रेजिडेंट क्या होता है, ये नॉन रेजिडेंट क्या होता है, अब मेरी बात समझना। रेजिडेंट का मतलब होता है अगर आप इंडिया के बंदे हो, चाहे आप इंडिया के बाहर के बंदे हो, चाहे आप इंडिया के बंदे हो, चाहे आप इंडिया के बाहर के बंदे हो, अगर आपका एज अप टू 60 ईयर्स तक है, अगर 60 साल तक आपका एज है, तो आपका इस रेट से टैक्स लगने वाला है। आपका किस रेट से टैक्स लगने वाला है, इस रेट से टैक्स लगने वाला है जो अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आपका इनकम अप टू ₹2.5 लाख है, मतलब आप सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक ही कमाते हो, तो आप पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आपका इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हुआ, इनकम आपका क्या है, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, बट आपका इनकम कितने से कम है, लेस देन या इक्वल टू आपका 5 लाख रुपए। अगर आपका इनकम 5 लाख तक है तो आपसे 5% रेट से टैक्स लगने वाला है। अगर आपका इनकम कितना है, 5 लाख से भी ज्यादा है, अगर आपका इनकम 5 लाख से भी ज्यादा है पर अप टू 10 लाख है, तो हम आपसे 20% का टैक्स लेंगे। अगर आपका इनकम 10 लाख से भी ज्यादा है तो आपसे हम 30% का यहाँ पे टैक्स लेने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अगर आपका इनकम 2.5 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 से लेके 5 लाख तक 5% लगता है, 5 से लेके 10 लाख तक 20% लगता है, और 10 लाख से ऊपर वाले इनकम पे आपका 30% का टैक्स का रेट यहाँ पे रहता है। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे अपन क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे अपन लेंगे एग्जाम्पल। यहाँ पे अपन लेंगे एग्जाम्पल, यहाँ पे अपन लेंगे एग्जाम्पल। चलिए, फॉर एग्जाम्पल अपना एक दोस्त है, उसका नाम है रमेश। ठीक है, ये अपना रमेश है। ठीक है, इसने क्या किया ना, 25-26 में बहुत मन लगा के काम किया। इसने 25-26 में क्या किया ना, बहुत मन लगा के काम किया है। और इसने कितना इनकम कमाया है, इसने इनकम कमाया है 13 लाख रुपए का, ये इसका इनकम है। ठीक है, ये इसका इनकम रहेगा 13 लाख रुपए का। ठीक है, अब मेरी बात समझना, अब अपन को क्या करना है ना, इसका टैक्स निकालना है, 13 लाख पे कितना टैक्स आएगा। तो अपन क्या करते हैं, इसका टैक्स निकालते हैं। इसका टैक्स निकालते हैं, इसका टैक्स कितना आएगा, देखो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सॉल्यूशन। कॉपी पेस्ट वाला ठीक लगा सर आपका, हमको कोई बात नहीं, आपको भी मिल जाएगा, थोड़ा टाइम वेट करो आप। ठीक है, तो देखो 13 लाख का इसका इनकम है, 13 लाख में से सरू का जो 2.5 लाख रुपए है उस पर एक भी रुपया टैक्स नहीं लगेगा, उस पर एक भी रुपया टैक्स नहीं लगेगा। तो फिर जो अगला उसका 2.5 लाख रुपए है, मतलब 2.5 से लेके 5 लाख के बीच वाला 2.5 लाख रुपए, उस पर उसका 5% रेट से टैक्स लगेगा। तो फर्स्ट जो उसका 2.5 लाख है उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं। ठीक है, फिर उसका नेक्स्ट 2.5 लाख है, उस पर उसका 5% टैक्स लगेगा, यानी कि 12,500 रुपए। ठीक है, उसके बाद जो उसका 10 लाख तक का इनकम है, मतलब 5 लाख से ऊपर और 10 लाख के बीच वाला इनकम है, जो 5 लाख का इनकम है, नेक्स्ट 5 लाख पे कितना लगेगा, इसका 20% से टैक्स लगेगा। बराबर। अब जो उसका ऊपर वाला इनकम बच गया, 10 लाख से जो भी ऊपर वाला इनकम है उसका 3 लाख का, उस पर उसका 30% का टैक्स लगेगा। तो नेक्स्ट 3 लाख पे क्या होगा ना, उसका 30% टैक्स का रेट लगेगा, यानी कि 90,000 रुपये टैक्स आएगा।
तो इसका जो टोटल टैक्स यहाँ पे आएगा वो कितना आएगा, 2,02,500, 2,02,500 उसका यहाँ पे टैक्स आने वाला है। ठीक है, अब मेरी बात समझना, ये हुई रमेश की बात। ठीक है, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। जब आप नोट्स में आओगे तो यहाँ पे जब आप आगे चेक करोगे, यहाँ पर आगे चेक करोगे तो यहाँ क्या लिखा है, एक टर्म लिखा है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये वाला ऐसा यहाँ टर्म लिखा है। उसमें लिखा है कि आप जब भी टैक्स की कैलकुलेशन करो पूरे इनकम टैक्स में, पूरी कैलकुलेशन हो जाने के बाद आप क्या करोगे, लास्ट में उसमें 4% ऐड कर दोगे इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये आपको हर कैलकुलेशन में करना है। देखो क्या लिखा है, चार्जेबल इन ऑल केसेस ऑन टोटल टैक्स पेबल एट द रेट ऑफ 4% आफ्टर कैलकुलेटिंग द टोटल टैक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ चार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। मतलब पूरा टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद आपको लास्ट में 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको यहाँ पे चार्ज करना रहेगा। चलिए मेरी बात समझना, यहाँ पे क्या हुआ, आपने पूरा टैक्स निकाल दिया यहाँ पे, इसमें आपको लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे आपको 4% यहाँ पे ऐड कर देना है इन नेम ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सर ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्यों लेती है, गवर्नमेंट कहती है हम शिक्षा के लिए आपसे पैसा ले रहे हैं, एजुकेशन के लिए आपसे पैसा ले रहे हैं, हेल्थ के लिए आपसे पैसा ले रहे हैं, जो कि हम और उसको इंप्रूव कर सके, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है ना, टैक्स के अमाउंट का 4% और लेती है अपन से, टैक्स अमाउंट का अपन से 4% और लेती है, पता नहीं किसको डेवलप कर रही है, पर 4% अपन से और लेती है। तो इसका अपन को 4% और निकालना रहेगा। तो 2,02,500 का 4% कितना होता है, 2,02,500 का अपना 4% होता है, होगा 8,100। तो अपना जो टोटल टैक्स यहाँ पे आएगा वो आएगा 2,10,600। यहाँ पे अपना टोटल टैक्स यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अपना ये टोटल टैक्स आने वाला है। तो आपको क्या करना है ना, ये जो 4% अपन ऐड करते हैं वो आपको हर केस में ऐड करना है। और कब ऐड करना है, पूरी कैलकुलेशन हो जाने के बाद, पूरी कैलकुलेशन हो जाने के बाद लास्ट में अपन को क्या करना है, यहाँ पे 4% अपन को यहाँ पे ऐड करना रहेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको उसका टैक्स निकाल के बताना है कि उसका टैक्स कितना आएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2। ये अपना कौन है, सर ये तो अपना फेवरेट चिंटू है ना, हाँ बिल्कुल ये अपना चिंटू है। इसका इनकम कितना है, सर इसका इनकम है 9,40,000 रुपये। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका टैक्स निकालना है, आपको इसका टैक्स कंप्यूट करना है। तो फटाफट से इसका मेरे को टैक्स कंप्यूट करके बताइए इसका टैक्स कितना आएगा। ठीक है, फिर अपन खुद से सॉल्व करेंगे। फटाफट से एक बार आप इसका टैक्स कंप्यूट करोगे, उसके बाद अपन खुद से इसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए
चलिए अब अपन इसको कंप्यूट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है ना, अपन को फर्स्ट 2.5 लाख पे अपना कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मैं फटाफट इसको कंप्यूट कर लेता हूँ। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, इसका टैक्स निकालते हैं। चलिए, तो पहले 2.5 लाख पे तो पता है कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो नहीं ले। अगले 2.5 लाख पे, मतलब 2.5 से लेके 5 लाख वाले में 5% टैक्स लगेगा, तो वो 12,500 यहाँ टैक्स लग चुका है। फिर उसके अगले 5 लाख पे 20% बनता है, बट अपना अगला पूरा 5 लाख है ही नहीं। अपना पूरा यहाँ पे अगला 5 लाख यहाँ पे है ही नहीं। तो क्या होगा ना, यहाँ पे सिर्फ जो अपना नेक्स्ट जो बचेगा ना, कितना बचेगा सर, नेक्स्ट अपना यहाँ पे है ओनली 4.4 लाख, उस पर अपना 20% लगेगा, ठीक है। तो अपना 4.4 लाख पे 20% अपना आएगा 88,000। तो यहाँ पर अपना टोटल जो टैक्स आएगा वो आएगा 1,0500। इस पर अपन को 4% लगाना है, तो कितना आएगा 1,0500 का 4% बताइए मेरे को फटाफट से। वो अपना आएगा 4,020। तो अपने जो टोटल टैक्स आएगा वो आएगा 1,04,520। 1,04,000 अपना 520 यहाँ पे टोटल टैक्स यहाँ पे आने वाला है। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। सर अभी देखो, अपने जब बुक्स में आओगे ना, बुक में आओगे अपने, तो बुक में मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। उसको अपन क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके यहाँ पे सोल्व करेंगे, ठीक है। और आपको बिना देखे सोल्व करना है, ठीक है। सर बिना देखे सोल्व तो कर लेंगे, बट ये हमसे होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर उसका एज देखो ना, 65 ईयर्स है, 82 ईयर्स है, 35 ईयर्स वाला हो जाएगा हमसे, बाकी वाला हमसे नहीं होगा। तो आप एग्जाम्पल नंबर 3 इसका एक बार क्या करने वाले हो, चेक करने वाले हो। उसके बाद अपन क्या करेंगे ना, आगे की बात करेंगे। फटाफट से एक बार आप एग्जाम्पल नंबर 3 देख लीजिए, उसके बाद अपन आगे की बात करते हैं। देखो क्या लिखा है, चलो हम साथ में पढ़ लेते हैं। देखो लिखा, नेहा जिसका एज कितना 35 ईयर्स है, वो 12 लाख रुपए कमा रही है साल का, ठीक है। साल का 12 लाख रुपए कमा रही है। तो पता है पहले 2.5 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, पहले 2.5 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। फिर अगले 2.5 लाख पे, मतलब 2.5 से लेके 5 लाख के बीच में अपना 5% लगेगा। फिर उसके अगले 5 लाख पे, जो 5 से लेके 10 लाख के बीच में जो अपना इनकम है, उस पर अपना 20% लगेगा। और जो 10 लाख से ऊपर वाला जो अपना इनकम रहेगा, उस पर 30% का टैक्स का रेट यहाँ पे लगने वाला है। तो अपना टोटल टैक्स जो आएगा 1,72,500 रहने वाला है। प्लस अपन इसमें क्या करने वाले हैं, 4% ऐड करने वाले हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस सेस लिख दिया है। आपको यहाँ पे 4% यहाँ पे ऐड करना रहेगा। तो एक बार क्या करोगे ना, जो थर्ड एग्जाम्पल है ना, फटाफट से आप कॉपी में सोल्व करोगे बिना आंसर को देखे हुए। ओनली आप एग्जाम्पल देखिए, इसको सोल्व करने वाले हो बिना आंसर को देखे हुए। चलिए फटाफट से आप सोल्व करिए, एक बार करिए करिए। अगर मैं बता रहा हूँ आपको आंसर सामने दिख रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी आपको हाथ से सोल्व करना है। अगर आप एक बार हाथ से सोल्व नहीं करोगे ना, मैं बता रहा हूँ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी एग्जाम में। अभी आपको अभी से हैबिट डालनी है कैलकुलेटर चलाने का, हाथ से क्वेश्चन सोल्व करने का, क्योंकि आंसर तो सब क्वेश्चन का दे रखा होगा। अगर आप क्वेश्चन बैंक भी सोल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन के आंसर तो वहाँ दे रखे होंगे। तो ऐसा नहीं आप टिक टिक करते जाओगे, आपको हाथ से सोल्व करना पड़ेगा। चलिए हाथ से सोल्व करिए। और जितना आपको रोज पढ़ा रहा हूँ उतना आपको घर जाके पढ़ना है। ये मेरी रिक्वेस्ट मान लेना, प्लीज़ आपको घर जाके पढ़ना है। अगर आप घर जाके वापस रिवीजन नहीं करते हो तो यहाँ पे जितना भी आपने पढ़ा सब व्यर्थ हो जाएगा, सही बता रहा हूँ। और अपन बहुत अच्छे से कवर करेंगे, चिंता मत करो। और ऐसे धीरे धीरे अपन करते करते अपना सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको क्या करना है, रोज के रोज जो घर जाके पढ़ना है, जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ। चलिए सॉल्व कर लिया आपने। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे सेकंड वाले का। अपन ने यहाँ पे एक का बात किया था, उसमें क्या बात किया था, अगर आपका एज कितना 60 ईयर्स तक है और आप रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। आपके लिए यही टैक्स का रेट यहाँ पे रहने वाला है। रेजिडेंट का मतलब इंडिया का बंदा हो चाहे आपका इंडिया के बाहर का बंदा हो। अब अपन बात करते हैं, अगर आपका एज क्या है ना, आपका एज अबाउ 60 ईयर्स है बट अप टू 80 ईयर्स तक है। आपका एज कितना 60 ईयर्स से अबाउ है, 80 ईयर्स तक अगर आपका एज है और आप क्या हो ना, रेजिडेंट हो, तो आपके लिए क्या टैक्स का रेट यहाँ पे रहने वाला है। अगर आप रेजिडेंट हो तो आपके लिए टैक्स का रेट यहाँ पे क्या रहने वाला है, तो मेरी बात समझना।
अगर आपका एज क्या 60 ईयर्स से अबव है, अप टू 80 ईयर्स तक अगर आपका एज है और आप रेजिडेंट हो, तो आपके लिए टैक्स का रेट यहाँ पे क्या रहने वाला है, मेरी बात समझना। सर अगर हमारा एज 60 ईयर्स से अबव है और हम नॉन रेजिडेंट, हम इंडिया के बंदे नहीं है, तो हमारे टैक्स का रेट क्या रहेगा? आपके लिए टैक्स का रेट यही वाला रहने वाला है। ध्यान रखना, ओनली इंडिया के बंदे के लिए नया वाला स्लैब यहाँ पे आया है। देखो इंडिया के बंदे के लिए क्या रहेगा, आपके 3 लाख तक की इनकम पे आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। 3 लाख से अगर आपका इनकम ज्यादा है, अगर आपका इनकम क्या है 3 लाख से ज्यादा है और अप टू इक्वल्स टू कितना है 5 लाख है, तो आप पे 5% के रेट से टैक्स लगेगा। अगर आपका इनकम 5 लाख से भी ज्यादा है, तो 5 लाख से ऊपर वाले इनकम पे अप टू ₹10 लाख आपका टैक्स लगेगा 20%। और अगर आपका इनकम 10 लाख से भी ज्यादा है, तो 10 लाख से ऊपर वाले इनकम पे आपका 30% का यहाँ पर टैक्स का रेट यहाँ पे लगने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। देखो क्या लिखा है, अगर आपका इनकम 3 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से लेके 5 लाख तक अगर आपका इनकम है, तो अगर 5 लाख तक जो आपका इनकम रहेगा, उसमें से 3 लाख के ऊपर वाले इनकम में आपका 5% लगेगा। अगर आपका इनकम 10 लाख तक है, तो 5 लाख से ऊपर वाले इनकम में आपका 20% लगेगा। अगर आपका इनकम अगर आप 10 लाख से भी ज्यादा है, तो 10 लाख से ऊपर वाले इनकम पे आपका 30% का टैक्स रेट यहाँ पे लगने वाला है। अगर आप रेजिडेंट हो और आपका एज कितना है 60 से अबव है, अप टू 80 ईयर्स तक है। सर मान लीजिए हमारा एज 80 से भी अबव है, आपका एज क्या है? सर हमारा एज अबव है 80 ईयर्स से भी। अगर आपका एज 80 ईयर्स से भी अबव है और आप रेजिडेंट हो, अगर सर हम नॉन रेजिडेंट हुए तो आपके लिए सेम वही है, शुरू वाला स्लैब लगेगा, 2.5 लाख वाला ये वाला स्लैब लगेगा आपके यहाँ पे। बट अगर आपका एज 80 ईयर्स से अबव है और आप रेजिडेंट हो, तो आपके लिए स्लैब रेट क्या रहने वाला है? आपके लिए रुपीज अप टू 5 लाख कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपका इनकम 5 लाख से ज़्यादा है और अप टू 10 लाख है, तो आप पे 20% लगेगा। अगर आपका इनकम क्या होगा ना 10 लाख से भी ज़्यादा है, तो आप पे 30% का यहाँ पे टैक्स का रेट लगने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। चलिए 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 चलिए, फटाफट से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे की बात करते हैं। इसको फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए।
नोट डाउन कर लिया आपने? चलिए नोट डाउन करिए आप। ठीक है, ये करने के बाद मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा अभी। आपको कल उनको सॉल्व करके लेके आना है, कल अपन उसको डिस्कस करेंगे कि भाई ये कैसे हो गया है सारा कुछ। ठीक है, करिए नोट डाउन करिए आप। अभी यहाँ पे एक पॉइंट और है, नोट डाउन कर लिया आपने? तो मैं बताता हूँ आपको आगे से। चलिए, कर लिया होगा नोट डाउन। यहाँ पे एक पॉइंट और है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेजिडेंट हो और आपका बर्थडे कब आता है? आपका बर्थडे आता है 1 अप्रैल को। आपका 1 अप्रैल को बर्थडे आता है। आपका बर्थडे कब आता है? बट तो आपका बर्थडे कब आता है? आपका बर्थडे आता है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को आपका बर्थडे आता है। अब क्या हुआ ना, जो आपका 60th जो बर्थडे आया वो आपका आया 1 अप्रैल 2026 में। यहाँ पे आप 60 साल के हो गए। तो क्या सर, और मैं रेजिडेंट भी हूँ, ठीक है, तो क्या सर मेरे को ये वाले स्लैब का बेनिफिट मिल जाएगा क्या? जो मार्च 26 के लिए है, क्या मेरे को इस वाले स्लैब का बेनिफिट मिल जाएगा क्या? तो गवर्नमेंट बोलती है आंसर इज यस, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बट आपका बर्थडे 1 अप्रैल को आना चाहिए। अगर आपका बर्थडे 1 अप्रैल को आते हो और आप 1 अप्रैल को 60 साल के हो जाते हो, तो आप मान लिया जाएगा पिछले साल भी 60 साल के थे और आपको इस वाले स्लैब का बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। सर हमारा बर्थडे 1 अप्रैल को ही आता है, बट मैं यहाँ पे 60 का नहीं हुआ, यहाँ पे मैं 80 साल का हो गया, तो क्या मुझे ये वाले स्लैब का बेनिफिट मिल जाएगा? आंसर इज यस, आपको मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। सर मेरा बर्थडे आता है 2 अप्रैल को, तो क्या सर मेरे को इस स्लैब का बेनिफिट मिल जाएगा? क्योंकि सर एक दिन का ही तो फर्क है। नहीं, आपको वहां पे नहीं मिलेगा। अगर जिनका बर्थडे 1 अप्रैल को आता है, सिर्फ ये उन्हीं के लिए प्रोविजन बनाया हुआ है। एक बार अपन नोट से पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन क्या करते हैं, आगे की बात करते हैं। देखो, ये मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप रेजिडेंट हो चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका एज अप टू 60 ईयर्स तक है तो आपके 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 से लेकर 5 लाख तक की इनकम पे आपका 5% रेट से टैक्स लगेगा। 5 लाख से लेकर 10 लाख तक की इनकम पे आपका 20% टैक्स लगेगा। और 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पे आपका 30% का टैक्स क्रेडिट यहाँ पे लगने वाला है। अगर आप रेजिडेंट हो और आपका एज 60 ईयर्स से अबव है और अप टू 80 ईयर्स तक है, तो आपके 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से लेकर 5 लाख तक की इनकम पे आपका 5% रेट से टैक्स लगेगा। 5 से लेकर 10 लाख तक की इनकम पे आपका 20% टैक्स लगेगा। और 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पे आपका 30% का यहाँ पे टैक्स का रेट लगने वाला है। अगर आप रेजिडेंट और आपका एज 80 ईयर से भी अबव है, 80 ईयर से भी अबव है, तो आपकी 5 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 से लेकर 10 लाख तक की इनकम पे आपका 20% टैक्स लगेगा। और 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पे आपका 30% का टैक्स का रेट यहाँ पे लगने वाला है। अब मेरी बात समझना, अगर कोई रेजिडेंट बंदा है जिसने अपना एज है ना 60 और 80 वाला एज 1 अप्रैल को कंप्लीट करता है 2026 में, तो क्या सर ये पिछले साल के लिए उसको ये स्लैब रेट का बेनिफिट मिल जाएगा क्या? तो हाँ, उसको ये पिछले साल के लिए क्या मिल जाएगा, ये 3 लाख और 5 लाख वाले स्लैब का बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। तो मैं आपको यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन देता हूँ। मैं आपको 3-4 क्वेश्चन देता हूँ जो आपको करके लेके आने हैं, ठीक है? आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? पहला, श्याम करके बंदा है, उसका इनकम कितना है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनकम, तो उसका इनकम रहेगा यहाँ पे 11,40,000 रुपये, ठीक है? और यहाँ पे लिख रहा हूँ इनकम, इनकम लिख रहा हूँ उसका मैं, इतना ही हो पाएगा, ठीक है? तो थोड़ा इसको इधर कर देते हैं ना अपन, थोड़ा इसको इधर कर देते हैं अपन। चलिए, ठीक है? तो शाम का अपना इनकम रहेगा 11,40,000 रुपये। उसका एज कितना रहेगा? सर उसका एज रहेगा 38 ईयर्स, ठीक है? इसका आपको टैक्स निकालना है। सेकंड आपका रहेगा जैकी, ये आपका है रेजिडेंट बंदा, ये आपका रहेगा नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट को मैं एनआर से लिख रहा हूँ, ठीक है? और रेजिडेंट को मैं आर से लिखूंगा, ठीक है? इसका इनकम आपका रहेगा, ये रहेगा 6,40,000। इसका एज रहेगा 62 ईयर्स,
ठीक है। यहाँ पे मोहन जो आपका रेजिडेंट बंदा है, जिसका इनकम है 28,40,000, इसका एज रहेगा आपका 69 ईयर्स। फिर आपका यहाँ पे एक और रहेगा जो है आपका, इसका नाम रहेगा प्रिंस, जो आपका रहेगा नॉन रेजिडेंट, जिसका इनकम है 18 लाख रुपए और जिसका एज है आपका 83 ईयर्स। ठीक है, इनका आपको क्या निकालना है, टैक्स निकालना है। ठीक है, कल इस पे अपन डिस्कस करेंगे इसका टैक्स कितना कितना आता है और सबको सही निकालना है। ठीक है, अगर जो गलत निकालेगा उसके लिए क्या अपन पेनल्टी भी लगाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके क्या है। ठीक है, फिर क्या करूंगा, परसों से सॉरी कल से ही मैं आपको क्या करूंगा ना, क्वेश्चन बैंक से भी होमवर्क देना स्टार्ट करूंगा और क्वेश्चन बैंक भी अपन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू।